एपिसोड 31 अग्निवंश का काला रहस्य। सूर्य मंदिर के भीतर कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। छत पर खड़ी वह नकाबपोश आकृति अब भी निवांश को देख रही थी। उसके शब्द लगातार निवांश के मन में गूंज रहे थे। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का आदेश तुम्हारे अपने अग्निवंश ने दिया था। निवांश की आंखों में अविश्वास था। झूठ। नकाबपोश व्यक्ति शांत रहा। काश यह झूठ होता। निवांश ने तलवार उठाई। अपने शब्द वापस लो। सच तलवार से नहीं बदलता। अग्निनाग शक्ति निवांश के चारों ओर भड़क उठी। ऋत्वी उसके पास आ गई। निवांश, शांत रहो। उसने मेरे माता पिता के बारे में कहा है। मुझे पता है। तो मुझे मत रोको। ऋत्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें रोक नहीं रही। मैं बस चाहती हूं कि तुम गुस्से में वह गलती न करो जिसका फायदा तुम्हारा दुश्मन उठाना चाहता है। निवांश कुछ क्षण चुप रहा। उसने धीरे धीरे तलवार नीचे कर ली। अर्कव ने नकाबपोश व्यक्ति को ध्यान से देखा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो सबूत दो। वह व्यक्ति हल्का मुस्कुराया। चंद्रवंश का उत्तराधिकारी हमेशा प्रमाण चाहता है और झूठ बोलने वाला हमेशा सवाल से बचता है। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर नकाबपोश ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी धातु की मुहर थी। मुहर देखते ही निवांश के चेहरे का रंग बदल गया। वह वही मुहर थी जिसे उसने बचपन में अपने पिता की वस्तुओं के साथ देखा था। उस पर अग्निवंश का राज चिन्ह बना था। निवांश आगे बढ़ा। यह तुम्हारे पास कहां से आई? तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी। कब? उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले। निवांश कुछ बोल नहीं पाया। ऋत्वी ने पूछा, उन्होंने क्या कहा था? नकाबपोश ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा था कि अगर कभी निवांश को सच पता चले तो उसे यह मुहर दे देना। निवांश ने हाथ आगे बढ़ाया। मुहर उसके हाथ में आते ही अग्निनाग शक्ति अचानक सक्रिय हो गई। मंदिर की दीवार पर एक प्रकाश चित्र उभर आया। एक विशाल सभा। अग्निवंश के कई बुजुर्ग। बीच में निवांश के पिता और उनके सामने 8 समूहों के प्रतिनिधि। एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। अगर अग्निवंश उत्तराधिकारी को बचाया गया तो अनंत शून्य फिर जाग जाएगा। निवांश के पिता ने कहा, वह मेरा पुत्र है। दूसरी आवाज आई, और वह भविष्य का पात्र भी है। निवांश की मुट्ठी कस गई। फिर दृश्य बदल गया। उसके पिता अकेले खड़े थे। उनके सामने एक परिषद की मुहर थी। और किसी ने कहा, हमें आदेश देना होगा। निवांश ने सांस रोक ली। किसका आदेश? प्रकाश चित्र अचानक बुझ गया। नकाबपोश ने कहा, यही हिस्सा तुम्हारे पिता ने मुझसे छिपाया था। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आदेश दिया था वह रुका। वह अग्निवंश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। अर्कव ने पूछा, नाम? नकाबपोश ने कहा, अग्निवंश का तत्कालीन सर्वोच्च गुरु। निवांश की आंखें फैल गईं। गुरु अग्निदेव? नकाबपोश ने सिर हिलाया। हाँ, ऋत्वी ने कहा, लेकिन अग्निदेव तो वर्षों पहले युद्ध में मारे गए थे। यही तुम्हें बताया गया। नकाबपोश की आवाज गंभीर हो गई। लेकिन वह मरे नहीं थे। निवांश ने तलवार फिर कस ली। तो कहाँ है? नकाबपोश ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वेरगढ़ के नीचे। मंदिर में दूसरा संकट। उसी समय जमीन के भीतर से भयानक कंपन महसूस हुआ। अर्कव ने तुरंत कहा, सब पीछे हटो। मंदिर की फर्श पर दरारें पड़ने लगी। ऋत्वी अपने पिता की ओर दौड़ी। पिताजी! देवराज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार ऋत्वी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने पूरी सूर्य शक्ति के साथ अपनी हथेली आगे की। प्रकाश का विस्फोट हुआ। देवराज पीछे हट गया।
ऋत्वी राजा तक पहुंची और उनकी बंधन मुहर तोड़ दी। राजा गिरते गिरते बच गए। ऋत्वी ने उन्हें संभाला। पिताजी, राजा ने उसकी ओर देखा। तुम यहां नहीं आनी चाहिए थी। ऋत्वी की आंखों में आंसू आ गए। और आपको अकेले मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। राजा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन आपने मुझसे सच छिपाया। राजा चुप रहे। ऋत्वी ने कहा, अब मैं आधे सच पर विश्वास नहीं करूंगी। राजा ने उसकी आंखों में देखा। फिर धीरे से बोले, तुम्हें पूरा सच जानने का अधिकार है। देवराज का निर्णय। देवराज अब भी वहीं खड़ा था। उसकी काली मुहर कमजोर हो चुकी थी। निवांश ने उसकी ओर तलवार तानी। तुम परिषद के लिए काम करते हो? देवराज ने कहा, मैं परिषद के लिए नहीं, तो मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं। ऋत्वी ने कठोर आवाज में कहा, अगर परिवार के लिए काम करना था तो पिताजी को क्यों बांधा? देवराज ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें कभी सच नहीं बताते। राजा ने कहा, तुम्हें सच का आधा हिस्सा पता है। देवराज हंसा, तो बाकी आधा आप बताइए। राजा कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, अनंत शून्य को बंद करने के लिए केवल 8 शक्तियां पर्याप्त नहीं थी। अर्कव ने पूछा, तो क्या चाहिए था? राजा ने ऋत्वी की ओर देखा। एक जीवित केंद्र। निवांश का चेहरा कठोर हो गया। ऋत्वी। राजा ने सिर हिलाया। हाँ। ऋत्वी कुछ क्षण स्थिर रही। इसलिए परिषद मुझे चाहती है। हाँ। और आप? राजा की आवाज टूट गई। मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी शक्ति पर मुहर लगा दी थी। ऋत्वी ने अपने हाथों को देखा। तो मेरी पूरी शक्ति अभी जागी ही नहीं है। राजा ने कहा, नहीं। अचानक ऋत्वी के शरीर से सुनहरी ऊर्जा की एक लहर निकली। मंदिर की सारी मशालें एक साथ बुझ गईं। और अंधकार में एक प्राचीन आवाज गूंजी, आदित्य की उत्तराधिकारी जाग चुकी है। सभी स्तब्ध रह गए। अर्कव ने धीरे से कहा, यह आवाज। नकाबपोश व्यक्ति बोला, अनंत शून्य की नहीं। उसने मंदिर की दीवार की ओर देखा। यह उससे भी पुरानी शक्ति है। निवांश और ऋत्वी। निवांश ऋत्वी के पास आया। तुम ठीक हो? ऋत्वी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब सुनहरी चमक थी। मुझे नहीं पता, निवांश ने कहा। जो भी हो, तुम अकेली नहीं हो। ऋत्वी ने धीरे से पूछा, अगर मेरी शक्ति ही इस सब की वजह है तो? निवांश ने उत्तर दिया, तुम वजह नहीं हो। फिर? तुम उस खेल का हिस्सा बनाई गई हो जिसे तुमने कभी चुना ही नहीं। उसने अपनी तलवार उठाई। लेकिन अब फैसला तुम करोगी कि यह खेल कैसे खत्म होगा। ऋत्वी की आंखों में पहली बार डर की जगह दृढ़ता दिखाई दी। तो मैं खुद फैसला करूंगी। नकाबपोश का खुलासा। निवांश ने फिर नकाबपोश की ओर देखा। तुमने मेरे पिता की मदद क्यों की? उस व्यक्ति ने अपना मुखौटा उतार दिया। निवांश उसे देखकर कुछ पल चुप रहा। वह कोई अजनबी नहीं था। वह था आचार्य वीरभद्र, अग्निवंश का वह गुरु जिसे निवांश बचपन से मृत समझता आया था। निवांश की आवाज धीमी हो गई। आप? वीरभद्र ने कहा। हाँ। आप जीवित हैं? काफी समय से। फिर मेरे पास क्यों नहीं आए? वीरभद्र ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास आता तो वे तुम्हें खोज लेते। कौन? वीरभद्र ने कहा, अग्निदेव के लोग। निवांश ने तलवार नीचे कर दी। मुझे सब जानना है। वीरभद्र ने सिर हिलाया। जानोगे? कब? जब हम वेरगढ़ लौटेंगे। अर्कव ने पूछा, वहीं क्यों? वीरभद्र ने कहा, क्योंकि अग्निदेव का गुप्त कक्ष वहीं है।
निवांश ने पूछा। और अगर वह जीवित है? वीरभद्र की आंखें गंभीर हो गईं। तो तुम्हें पहली बार अपने ही वंश के सबसे बड़े शत्रु का सामना करना होगा। मंदिर के बाहर अचानक युद्ध की आवाजें सुनाई देने लगी। शौर्य ने बाहर झांका। सैनिक पीछे हट रहे हैं। आर्या ने पूछा, क्यों? शौर्य ने कहा, क्योंकि कोई और सेना आ गई है। निवांश बाहर आया। दूर पहाड़ी पर हजारों सैनिकों के ध्वज दिखाई दे रहे थे। अग्नि का प्रतीक, अग्निवंश की सेना। लेकिन उनके आगे जो व्यक्ति घोड़े पर बैठा था, उसे देखकर निवांश का दिल जोर से धड़क उठा। वीरभद्र ने धीमे स्वर में कहा, वह आ गया। निवांश ने पूछा, कौन? वीरभद्र ने उत्तर दिया, अग्निदेव। और पहाड़ी पर खड़ा वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी तलवार उठाकर निवांश की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बहुत समय हो गया, मेरे छोटे शिष्य। निवांश की आंखों में अग्नि भड़क उठी। सूर्य मंदिर के बाहर पहाड़ी पर अग्निवंश की सेना खड़ी थी। सबसे आगे एक काले घोड़े पर बैठा व्यक्ति था। लाल काले युद्धवस्त्र, सफेद होते बाल और आंखों में ऐसी कठोरता जैसे उसने वर्षों से किसी भावना को अपने भीतर जगह ही न दी हो। अग्निदेव। निवांश उसे देखता रह गया। जिस व्यक्ति को उसने बचपन से मृत समझा था, वह उसके सामने जीवित खड़ा था। वीरभद्र ने धीमे स्वर में कहा, निवांश, भावनाओं में बहकर उसके पास मत जाना। निवांश ने उसकी ओर देखा। आप जानते थे कि वह जीवित है? हाँ। और आपने मुझे कभी नहीं बताया। वीरभद्र चुप रहा। निवांश की आंखों में पीड़ा थी। आज हर कोई मुझसे कुछ न कुछ छिपा रहा है। ऋत्वी उसके पास आकर खड़ी हुई। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। निवांश ने उसकी ओर देखा, फिर वापस पहाड़ी की ओर। आज मुझे जवाब चाहिए। अग्निदेव ने घोड़े से उतरकर धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया। उनके पीछे अग्निवंश के योद्धा थे, लेकिन उन्होंने किसी को हमला करने का आदेश नहीं दिया। वह सीधे मंदिर के सामने आकर रुके। उनकी नजर पहले वीरभद्र पर गई। तुम अभी भी जीवित हो? वीरभद्र ने कहा। तुम्हें निराशा हुई? अग्निदेव मुस्कुराए। नहीं, पुराने हिसाब अधूरे थे। फिर उनकी नजर निवांश पर गई। कुछ पल दोनों के बीच मौन रहा। अंततः अग्निदेव बोले, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते हो। निवांश की मुट्ठी कस गई। मेरे पिता को आप जानते थे? बहुत अच्छी तरह। फिर उनकी हत्या क्यों हुई? अग्निदेव का चेहरा गंभीर हो गया। क्योंकि उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया था। किसका आदेश? अग्निदेव ने कहा, परिषद का। निवांश आगे बढ़ा। और वह आदेश आपने पहुंचाया था? हाँ। ऋत्वी ने चौंक कर निवांश की ओर देखा। निवांश ने कहा, तो आप दोषी हैं? अग्निदेव ने सिर झुका लिया। हाँ। यह उत्तर इतना सीधा था कि निवांश कुछ क्षण बोल ही नहीं पाया। आपने उन्हें मरने दिया? मैंने उन्हें मारने का आदेश नहीं दिया। लेकिन आपको पता था? हाँ। फिर भी? अग्निदेव की आवाज भारी हो गई। मैं उस समय परिषद का शब्दबद्ध संरक्षक था। निवांश ने तलवार निकाल ली। और इंसान नहीं? अग्निदेव ने उसकी आंखों में देखा। शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। परिषद का असली आदेश। अग्निदेव ने अपने वस्त्र से एक पुराना दस्तावेज निकाला। तुम सच चाहते हो? निवांश ने कहा। हाँ। अग्निदेव ने दस्तावेज उसकी ओर फेंक दिया। निवांश ने उसे खोला। उस पर 8 समूहों की मुहरें थी। नीचे लिखा था, अग्निवंश के उत्तराधिकारी को किसी भी कीमत पर परिषद के नियंत्रण में लाया जाए। निवांश ने अगली पंक्ति पढ़ी। उसका चेहरा कठोर हो गया। यदि प्रतिरोध करे
तो अग्निवंश की वर्तमान वंशरेखा समाप्त कर दी जाए। ऋत्वी ने धीमे स्वर में कहा। तो आपके माता पिता? वीरभद्र ने कहा। उन्होंने निवांश को सौंपने से इनकार किया। अग्निदेव ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा था कि उनका पुत्र किसी परिषद का हथियार नहीं बनेगा। निवांश की आंखों में भावनाएं उमड़ आईं। फिर परिषद ने आदेश दिया। और आपने? अग्निदेव ने कहा। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। निवांश ने अविश्वास से देखा। क्या? मैंने सेना को गलत दिशा में भेजा, फिर भी वे मारे गए? हाँ। अग्निदेव की आवाज टूट गई, क्योंकि परिषद ने दूसरा दल भेज दिया था। निवांश ने पूछा, किसका? अग्निदेव ने उत्तर दिया, वेरगढ़ के प्रधान सेनापति वीरेंद्र का। मंदिर में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र, जो अभी घायल होकर पड़ा था, अचानक हंस पड़ा। आखिरकार सच बाहर आ ही गया। निवांश ने उसकी ओर देखा। तुमने मेरे माता पिता को मारा। वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। निवांश उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अग्निदेव ने रास्ता रोक दिया। अभी नहीं। निवांश ने क्रोध से कहा। हटो। अगर तुमने उसे अभी मार दिया, अग्निदेव ने कहा, तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि आदेश किसने दिया था। निवांश रुक गया। किसने? अग्निदेव ने उत्तर दिया। आठों समूहों के पीछे बैठी वह परिषद, जो आज भी जीवित है। ऋत्वी का संकट। अचानक ऋत्वी के शरीर से तेज सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी। वह दर्द से पीछे हट गई। आह! निवांश तुरंत उसके पास पहुंचा। ऋत्वी! उसकी हथेली पर एक चमकता हुआ सूर्य चिन्ह बन गया। अग्निदेव ने उसे देखते ही कहा, यह शुरू हो गया। वीरभद्र ने पूछा, क्या? अग्निदेव ने कहा, आदित्य मुहर जाग रही है। अर्कव ने पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? अग्निदेव ने सिर हिलाया। नहीं। तो इसे नियंत्रित करना होगा। ऋत्वी ने कठिनाई से पूछा, अगर मैं इसे नियंत्रित न कर पाई तो? अग्निदेव ने उत्तर दिया, तो तुम्हारी शक्ति तुम्हें नियंत्रित करेगी। निवांश ने उसकी ओर देखा। और इसका परिणाम? अग्निदेव ने कहा, तुम्हारे भीतर की शक्ति आठों समूहों की ऊर्जा को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी। अर्कव के चेहरे पर चिंता छा गई। अगर ऐसा हुआ, वीरभद्र ने बात पूरी की, तो अनंत शून्य फिर सक्रिय हो सकता है। ऋत्वी ने अपनी मुट्ठी कस ली। तो मुझे इसे नियंत्रित करना होगा। निवांश ने कहा, हम करेंगे। ऋत्वी ने उसकी ओर देखा। हम? हाँ। तुम्हें अपनी शक्ति संभालनी है। तुम्हें भी। निवांश ने कहा, तो दोनों साथ सीखेंगे। अग्निदेव का प्रस्ताव। अग्निदेव ने कहा, वेरगढ़ लौटो। निवांश ने तुरंत पूछा, क्यों? क्योंकि टूर्नामेंट अब केवल टूर्नामेंट नहीं रहा। अग्निदेव ने कहा, परिषद ने सभी उत्तराधिकारियों को एक जगह इसलिए बुलाया है ताकि उनकी शक्तियों को एक साथ सक्रिय किया जा सके। अर्कव ने पूछा, लेकिन क्यों? क्योंकि वे अनंत शून्य का द्वार फिर खोलना चाहते हैं। ऋत्वी ने कहा, और हमें केंद्र बनाना चाहते हैं। अग्निदेव ने सिर हिलाया। तुम दोनों को? निवांश ने कहा, तो हम टूर्नामेंट रोक देंगे। अग्निदेव ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहला चरण शुरू हो चुका है। अर्कव अचानक चौंका। पहला चरण? अग्निदेव ने उसकी ओर देखा। हाँ। तो अगला चरण? अग्निदेव ने कहा, उत्तराधिकारियों का प्रत्यक्ष युद्ध। निवांश ने पूछा, कब? अग्निदेव ने उत्तर दिया, कल सुबह। उसी समय वेरगढ़ महान मैदान के बीच अगला आदेश घोषित किया गया। उद्घोषक की आवाज गूंजी,
कल प्रातः से महान मार्शल महासंग्राम का दूसरा चरण आरंभ होगा। दर्शकों में उत्साह फैल गया। दूसरे चरण में प्रत्येक समूह का उत्तराधिकारी दूसरे समूह के उत्तराधिकारी से मुकाबला करेगा। विजेता को मिलेगा अष्टमंडल का पहला अधिकार। लोगों में शोर बढ़ गया, लेकिन मंच के पीछे बैठे परिषद के सदस्यों के चेहरे गंभीर थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या निवांश और ऋत्वी दोनों वापस आएंगे? दूसरे ने कहा, आएंगे। और अगर उन्होंने मना कर दिया? अंधेरे में बैठा वही रहस्यमय व्यक्ति बोला, तो उन्हें मजबूर किया जाएगा। उसने मेज पर 8 छोटी मुहरें रखीं। 7 चमक रही थी, 8वीं बुझी हुई थी। वह बोला, लेकिन चिंता मत करो। उसकी नजर 8वीं मुहर पर टिक गई। 8वीं शक्ति हमारे पास आने वाली है। किसके माध्यम से? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस व्यक्ति के माध्यम से जिस पर निवांश सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वापस सूर्य मंदिर। निवांश, ऋत्वी, अर्कव, आर्या, शौर्य और वीरभद्र वेरगढ़ लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जाने से पहले निवांश ने अग्निदेव को रोक लिया। एक सवाल। अग्निदेव ने उसकी ओर देखा। पूछो, अगर परिषद ने मेरे माता पिता को मरवाया? निवांश की आवाज शांत थी। तो आपने इतने वर्षों तक उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया? अग्निदेव ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मुझे सही समय का इंतजार था। और वह समय अब है? नहीं, अग्निदेव ने कहा। सही समय तब होगा जब परिषद को लगेगा कि उसने हमें पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया है। निवांश कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? अग्निदेव ने धीरे से कहा, हमें अभी उनके खेल में खेलना है। निवांश ने पूछा, और अंत में? अग्निदेव की आंखों में दृढ़ता थी। खेल की बाजी पलटनी है। वेरगढ़ लौटने के रास्ते में ऋत्वी चुप थी। निवांश ने पूछा, क्या सोच रही हो? अपने पिता के बारे में और अपने चाचा के बारे में। कुछ क्षण बाद उसने कहा, और अपने बारे में। निवांश ने पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ऋत्वी ने सच कहा। हाँ। निवांश मुस्कुराया। मुझे भी। ऋत्वी ने उसकी ओर देखा। तुम्हें? हाँ। किससे? निवांश ने दूर वेरगढ़ की ओर देखा। इस बात से कि कहीं हम सच की तलाश में अपने ही लोगों को खो न दें। ऋत्वी ने धीरे से कहा, जो लोग सच के साथ खड़े होंगे उन्हें हम नहीं खोएंगे। निवांश ने उसकी ओर देखा। लेकिन तभी पीछे से वीरभद्र की आवाज आई, दोनों गलत हो। वे मुड़े। वीरभद्र ने कहा, सच्चाई के रास्ते पर सबसे पहले वही लोग खोते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। निवांश चुप हो गया। दूर वेरगढ़ की रोशनियां दिखाई दे रही थी। और उसी शहर में एक व्यक्ति पहले से उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। उसके सामने निवांश और ऋत्वी की तस्वीरें थीं। उसने उनमें से निवांश की तस्वीर उठाई और धीरे से कहा, अब अगला कदम तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति से शुरू होगा। वेरगढ़ की सीमा अब सामने दिखाई दे रही थी। सूरज ढल चुका था और आकाश पर लालिमा फैल रही थी। निवांश, ऋत्वी, अर्कव, आर्या, शौर्य और वीरभद्र बिना रुके राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन निवांश के मन में एक ही बात घूम रही थी। सच्चाई के रास्ते पर सबसे पहले वही लोग खोते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। वीरभद्र के शब्द उसे परेशान कर रहे थे। ऋत्वी ने उसकी ओर देखा। तुम अब भी वही सोच रहे हो? हाँ। किसके बारे में? पता नहीं, ऋत्वी ने कहा। कभी कभी हर व्यक्ति पर शक करना भी दुश्मन की जीत होती है। निवांश ने उसकी ओर देखा। और किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना? ऋत्वी कुछ क्षण चुप रही। वह भी। अर्कव ने पीछे से कहा,
इसलिए हमें भरोसा और सावधानी दोनों साथ रखने होंगे। तभी वीरभद्र रुक गए। हम यहाँ से अलग होंगे? निवांश ने पूछा। क्यों? मैं सीधे अग्निवंश के पुराने संपर्कों तक जाऊंगा। और हम? तुम्हें टूर्नामेंट में वापस जाना होगा। निवांश ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन परिषद, यही तो चाहिए, वीरभद्र ने कहा। अगर तुम टूर्नामेंट छोड़ते हो तो उन्हें शक होगा कि तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका है। अर्कव ने समझते हुए कहा। मतलब हमें सामान्य व्यवहार करना होगा। हाँ, ऋत्वी ने कहा। लेकिन कल हमारा मुकाबला भी होगा। वीरभद्र ने उसकी ओर देखा। और वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवसर होगा। वेरगढ़ में वापसी। जैसे ही वे राजधानी में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें देखकर सैनिकों में हलचल मच गई। कुछ ही देर में खबर पूरे शहर में फैल गई। सूर्यवंश की राजकुमारी ऋत्वी वापस आ गई। निवांश भी लौट आया। लेकिन उनकी वापसी के साथ एक और खबर फैल चुकी थी। प्रधान सेनापति वीरेंद्र घायल है। निवांश ने देखा कि सैनिक उसे उपचार के लिए ले जा रहे थे। वीरेंद्र की नजर उससे मिली। वह कुछ कहना चाहता था। निवांश उसके पास गया। तुम्हें कुछ कहना है? वीरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा। महल के पुराने अभिलेखागार में। वह रुक गया। वहां अचानक उसके होठों पर खून का निशान दिखाई दिया। निवांश चौंका। क्या हुआ? वीरेंद्र ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटी चाबी थी। यह। उसने चाबी निवांश की ओर बढ़ाई। तुम्हारे पिता की। निवांश ने चाबी ले ली। अंदर क्या है? वीरेंद्र ने मुश्किल से कहा। वही जो तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। अगले ही पल वह बेहोश हो गया। ऋत्वी ने कहा। निवांश। निवांश चाबी को देखता रहा। अभिलेखागार। रात में निवांश, ऋत्वी और अर्कव गुप्त रूप से पुराने अभिलेखागार पहुंचे। महल का यह हिस्सा वर्षों से बंद था। दरवाजे पर अग्निवंश और सूर्यवंश दोनों के पुराने प्रतीक बने थे। निवांश ने चाबी ताले में लगाई। क्लिक। दरवाजा खुल गया। अंदर हजारों पुराने दस्तावेज थे। अर्कव ने कहा। यहां परिषद से जुड़े सारे पुराने रिकॉर्ड होने चाहिए। ऋत्वी ने पूछा। हम क्या खोज रहे हैं? निवांश ने उत्तर दिया। मेरे माता पिता की हत्या का रिकॉर्ड। उन्होंने अलग अलग अलमारियां देखनी शुरू की। कुछ देर बाद ऋत्वी को एक पुरानी पुस्तक मिली। निवांश। वह दौड़कर उसके पास आया। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था। अग्निवंश उत्तराधिकारी प्रकरण। निवांश ने पन्ना खोला। उसमें उसके पिता का नाम था। और नीचे आदेश, उत्तराधिकारी को परिषद के नियंत्रण में लिया जाए। लेकिन अंतिम पृष्ठ फटा हुआ था। निवांश ने कहा। किसी ने जानबूझकर यह हिस्सा हटाया है। अर्कव ने पुस्तक को ध्यान से देखा। रुको। उसने पन्ने के किनारे पर एक छोटा सा चिन्ह देखा। यह किसका प्रतीक है? निवांश ने देखा। उसकी आंखें फैल गईं। यह। ऋत्वी ने पूछा। क्या? निवांश ने कहा। मेरी माँ का संदेश। पुस्तक के अंदर एक छिपा हुआ कागज मिला। उस पर केवल कुछ पंक्तियां थी। अगर यह संदेश निवांश तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि परिषद ने उसे खोज लिया है। निवांश की सांस रुक गई। आगे लिखा था। मेरे पुत्र, अपने शत्रु को बाहर मत खोजना। ऋत्वी ने उसकी ओर देखा। आगे पढ़ो। निवांश ने पढ़ना जारी रखा। जिस व्यक्ति पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगा जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। अर्कव गंभीर हो गया। यह चेतावनी है। निवांश ने अगली पंक्ति पढ़ी। लेकिन उस व्यक्ति को दोष मत देना। वह रुक गया। क्यों? कागज का अगला हिस्सा जला हुआ था।
बस एक शब्द बचा था, बंधन। अचानक कमरे की सारी मशालें बुझ गईं। ऋत्वी ने सूर्य शक्ति सक्रिय की। कोई यहाँ है। अर्कव ने तुरंत चंद्रवृत्त बनाया, लेकिन उससे पहले ही पीछे का दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। निवांश ने तलवार निकाली। बाहर कौन है? कोई उत्तर नहीं आया। फिर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। निवांश की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? अंधेरे से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके कपड़े देखकर ऋत्वी चौंक गई। वह वेरगढ़ की राजसी सुरक्षा वर्दी थी। अर्कव ने कहा, महल का सैनिक। नकाबपोश ने हाथ उठाया। काली ऊर्जा फैल गई। निवांश ने तुरंत ऋत्वी को पीछे किया। तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वह हूं जिसे तुम बहुत पहले से जानते हो। उसने अपना मुखौटा उतार दिया। निवांश और ऋत्वी दोनों स्तब्ध रह गए। वह था आर्य का बड़ा भाई, आर्यमान। आर्या का भाई। लेकिन आर्यमान वर्षों पहले लापता हो चुका था। ऋत्वी ने कहा, आर्यमान? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। निवांश ने तलवार नीचे नहीं की। तुम परिषद के लिए काम कर रहे हो? आर्यमान की आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। मेरे पास विकल्प नहीं था। अर्कव ने पूछा, क्यों? आर्यमान ने अपनी गर्दन पर काली मुहर दिखाई। बंधन। निवांश की आंखें उस निशान पर टिक गईं। उसे अपनी मां के संदेश का आखिरी शब्द याद आया। बंधन। आर्यमान का रहस्य। आर्यमान ने कहा, मुझे तुम्हारी मां ने नहीं, परिषद ने बांधा था। कब? 12 साल पहले। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। निवांश ने पूछा, किस बात से? आर्यमान ने कहा, तुम्हारे माता पिता को मारने से। कमरे में सन्नाटा छा गया। निवांश ने तलवार थोड़ी नीचे की। तुम वहां थे? हाँ। तुमने देखा था? हाँ। फिर उन्हें बचाया क्यों नहीं? आर्यमान की आंखों में दर्द था। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपनी गर्दन की मुहर की ओर इशारा किया। उन्होंने मुझे नियंत्रित कर लिया। निवांश कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर पूछा, मेरी मां ने तुम्हें क्या कहा था? आर्यमान ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम बड़े होकर सच खोजने लगो तो तुम्हें रोकना नहीं। फिर तुम मुझे रोकने आए हो? नहीं, आर्यमान ने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। किस बारे में? आर्यमान ने चारों ओर देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, कल के टूर्नामेंट में तुम्हारा मुकाबला जिस योद्धा से होगा। वह रुक गया। निवांश ने पूछा, कौन? आर्यमान ने कहा, वह तुम्हें हराने नहीं आएगा। तो? वह तुम्हें मारने आएगा। ऋत्वी चौंक गई। कौन है वह? आर्यमान ने उत्तर दिया, अग्निवंश का सबसे युवा योद्धा, अग्निक। निवांश का चेहरा गंभीर हो गया। मैं उसे जानता हूं। आर्यमान ने कहा, तुम उसे जितना जानते हो उससे कहीं अधिक वह तुम्हारे बारे में जानता है। क्या मतलब? आर्यमान ने कहा, वह तुम्हारे पिता का दूसरा शिष्य था। निवांश स्तब्ध रह गया। अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई। आर्यमान ने तुरंत कहा, मुझे जाना होगा। रुको। आर्यमान ने पीछे मुड़कर देखा। अगर मैं पकड़ा गया तो परिषद मेरी मुहर सक्रिय कर देगी। तो फिर? तुम्हें कल युद्ध जीतना ही होगा। क्यों? आर्यमान ने कहा, क्योंकि अग्नि की जीत के बाद अगला निशाना ऋत्वी होगी। वह अंधेरे में गायब हो गया। निवांश ने ऋत्वी की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। कल मैं युद्ध जीतूंगा, ऋत्वी ने कहा। और अगर अग्निक सच में तुम्हें मारने आया है?
निवांश ने तलवार की मूठ कस ली। तो उसे पहले यह समझना होगा। उसकी आंखों में अग्नि चमकी कि मैं अब वह बच्चा नहीं हूं जिसे मेरे माता पिता की मौत के साथ अकेला छोड़ दिया गया था। दूर कहीं युद्धशंख बजा। महान मार्शल महासंग्राम का दूसरा चरण शुरू होने वाला था। और अगले दिन निवांश बनाम अग्निक। अगली सुबह वेरगढ़ का महान युद्धमंच हजारों दर्शकों से भर चुका था। आठों समूहों के ध्वज हवा में लहरा रहे थे। मंच के चारों ओर सुरक्षा वृत्त सक्रिय थे और बीच में एक विशाल गोल युद्धक्षेत्र बनाया गया था। उद्घोषक की आवाज गूंजी। महान मार्शल महासंग्राम के दूसरे चरण का पहला मुकाबला। दर्शकों में उत्साह फैल गया। एक और अग्निवंश का उत्तराधिकारी जिसने पहले चरण में अपनी शक्ति को अज्ञात घोषित कर दिया था। निवांश। पूरा मैदान गूंज उठा। निवांश धीरे धीरे युद्धमंच पर पहुंचा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन मन में पिछली रात की बातें घूम रही थी। आर्यमान, उसकी मां का संदेश, और सबसे बढ़कर अग्निक। उद्घोषक ने दूसरी घोषणा की। और दूसरी ओर अग्निवंश का युवा योद्धा, अग्निशस्त्र विद्या का अद्वितीय उत्तराधिकारी। कुछ क्षण का मौन। फिर दूसरी ओर का द्वार खुला। लाल काले वस्त्रों में एक युवा योद्धा अंदर आया। उसकी पीठ पर 2 तलवारें थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर निवांश से मिली, उसकी आंखों में हल्की चमक आई। उद्घोषक चिल्लाया, अग्निक। दर्शकों में जोरदार शोर उठ गया। निवांश उसे ध्यान से देखता रहा। अग्निक ने धीरे से कहा, आखिरकार मिल ही गए। निवांश ने पूछा, तुम मुझे पहले से जानते हो? अग्निक मुस्कुराया, तुम्हारे बारे में जितना जानता हूं, शायद तुम खुद भी नहीं जानते। युद्ध से पहले, युद्ध शुरू होने से पहले दोनों योद्धाओं को आमने सामने खड़ा किया गया। अग्निक ने कहा, तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे। निवांश की आंखें सिकुड़ गईं। आर्यमान ने भी यही कहा था। तो आर्यमान अभी भी जीवित है। निवांश चुप रहा। अग्निक ने कहा, दिलचस्प। तुम्हें उससे क्या चाहिए? कुछ नहीं। फिर? अग्निक ने तलवार निकाली। मुझे केवल अपना आदेश पूरा करना है। निवांश ने पूछा, किसका आदेश? अग्निक ने उत्तर नहीं दिया। उद्घोषक ने घोषणा की, युद्ध प्रारंभ। पहला वार। अग्निक बिजली की गति से आगे बढ़ा। धड़ाम। दोनों तलवारें टकराईं। निवांश पीछे खिसका। अग्निक ने लगातार 3 वार किए। निवांश ने तीनों रोक लिए। चौथा वार इतना तेज था कि उसकी तलवार जमीन तक घिसट गई। दर्शकों में शोर उठ गया। ऋत्वी ने अपनी मुट्ठी कस ली। निवांश। अर्कव शांत था। वह अभी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहा। आर्या ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसकी चाल देखो। अर्कव ने कहा, वह निवांश को परख रहा है। निवांश ने अचानक तलवार घुमाई। अग्निक पीछे हट गया। निवांश ने अग्निनाग शक्ति सक्रिय की। लाल और हरी ऊर्जा उसकी तलवार के चारों ओर लिपट गई। अग्निक की आंखों में पहली बार आश्चर्य दिखाई दिया। अग्निनाग। निवांश ने कहा, तुम इसे पहचानते हो? अग्निक ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे भी इसके बारे में सिखाया था। तो तुम जानते हो इसे कैसे हराया जाए? नहीं। अग्निक मुस्कुराया, लेकिन मैं जानता हूं कि इसे कैसे उकसाया जाए। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। अचानक युद्धमंच के नीचे से लाल ऊर्जा उठने लगी। निवांश को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति अनियंत्रित होने लगी है। अग्निनाग उसके चारों ओर तेजी से घूमने लगा। ऋत्वी चिल्लाई, निवांश, अपनी शक्ति नियंत्रित करो। निवांश ने आंखें बंद की, लेकिन ऊर्जा बढ़ती जा रही थी।
अग्निक बोला, यही तुम्हारी कमजोरी है। निवांश ने आंखें खोली। मेरी कमजोरी? तुम शक्ति को नियंत्रित नहीं करते। अग्निक ने तलवार उठाई। तुम शक्ति से डरते हो। निवांश कुछ क्षण स्थिर रहा। फिर उसे अपने पिता की आवाज याद आई। अग्नि को दबाओ मत, उसे दिशा दो। निवांश ने गहरी सांस ली। अग्निनाग की गति धीरे धीरे शांत होने लगी। अग्निक की मुस्कान गायब हो गई। तो तुम्हें यह भी सिखाया गया था? निवांश ने तलवार उठाई। मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। अग्निक का असली उद्देश्य। दोनों फिर भिड़े। इस बार निवांश की गति पहले से कई गुना तेज थी। अग्निक के वार लगातार कमजोर पड़ने लगे। अंततः निवांश ने उसकी एक तलवार दूर फेंक दी। अग्निक पीछे हट गया। दर्शकों ने जोरदार शोर किया। लेकिन अग्निक ने अचानक अपनी दूसरी तलवार नीचे कर दी। निवांश ने पूछा, हार मान रहे हो? अग्निक ने कहा, नहीं। उसने अपनी कलाई पर एक काली मुहर सक्रिय कर दी। निवांश तुरंत सतर्क हो गया। यह वही बंधन है। अग्निक ने कहा। हाँ, ऋत्वी ने नीचे से चिल्लाकर कहा। निवांश, पीछे हटो। अग्निक के शरीर के चारों ओर काली ऊर्जा फैलने लगी। अर्कव खड़ा हो गया। यह टूटा हुआ मुकुट वाला चिन्ह है। निवांश ने पूछा, तुम भी उनके नियंत्रण में हो? अग्निक ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास विकल्प नहीं था। किसने तुम्हें बांधा? अग्निक ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार पीड़ा दिखाई दी। जिस व्यक्ति ने मेरे परिवार को बचाने का वादा किया था। कौन? अग्निक ने उत्तर देने से पहले अपने सीने पर हाथ रखा। फिर बोला, वेरगढ़ की परिषद का प्रधान। निवांश चौंक गया। प्रधान? अग्निक ने कहा, मैं तुम्हें हराने नहीं आया। तो मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। असली संदेश। अग्निक ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटी काली धातु की पट्टी थी। उस पर केवल एक चिन्ह बना था, 8वां द्वार। निवांश ने उसे देखा। यह क्या है? उस जगह का नक्शा। कहाँ? अग्निक ने धीरे से कहा, वेरगढ़ के नीचे। निवांश के चेहरे पर गंभीरता छा गई। अग्निदेव ने भी यही कहा था। अग्निक ने चौंक कर पूछा, तुमने उनसे बात की? हाँ। अग्निक कुछ क्षण चुप रहा। फिर बोला, तो समय बहुत कम है। क्यों? क्योंकि 8वां द्वार आज रात खोला जाएगा। दर्शकों को उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन ऋत्वी और अर्कव मंच के पास होने के कारण कुछ शब्द समझ पा रहे थे। अर्कव का चेहरा अचानक बदल गया। आज रात? ऋत्वी ने पूछा। क्या? अगर 8वां द्वार खुल गया? अर्कव ने कहा, तो टूर्नामेंट केवल एक बहाना था। अचानक हमला। अचानक युद्धमंच की सीमा पर काली ऊर्जा की दरार दिखाई दी। क्रैक। सुरक्षा वृत्त टूटने लगा। सैनिक घबरा गए। उद्घोषक पीछे हट गया। निवांश ने तुरंत अग्निक की ओर देखा। यह तुम्हारा काम है? अग्निक ने सिर हिलाया। नहीं। अचानक आसमान में काले बादल जमा हो गए। एक भारी आवाज पूरे मैदान में गूंजी। आठों उत्तराधिकारी अपनी अपनी शक्ति सक्रिय करें। दर्शक घबराकर उठने लगे। अर्कव ने कहा, सबको बाहर निकालो। आर्या ने आकाशाग्नि से सुरक्षा दीवार बनाई। शौर्य ने सैनिकों को पीछे हटाया। ऋत्वी ने सूर्य शक्ति से घायल लोगों के लिए ऊर्जाकवच बनाया। निवांश ने आसमान की ओर देखा। कौन है? कोई उत्तर नहीं आया। फिर युद्धमंच के नीचे से 8 ऊर्जा स्तंभ उठे। एक एक करके 8 समूहों के प्रतीक चमकने लगे। अग्निक ने भय से कहा, उन्होंने शुरुआत कर दी। निवांश ने पूछा, किसने? अग्निक ने उत्तर दिया,
परिषद ने 8 स्तंभों से ऊर्जा ऊपर उठी, लेकिन उनमें से 7 के प्रकाश के बीच एक काला स्तंभ दिखाई दिया। उसकी शक्ति सीधे जमीन के नीचे जा रही थी। अर्कव ने चिल्लाकर कहा, निवांश, क्या? वह 8वां द्वार है। अचानक पूरी राजधानी कांप उठी। महल की जमीन के नीचे से एक विशाल दरार खुली और उस दरार के भीतर एक प्राचीन पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उस पर लिखा था, अनंत शून्य का प्रथम द्वार। निवांश ने तलवार कसकर पकड़ ली। ऋत्वी उसके पास आ गई। अब निवांश ने नीचे खुलते हुए द्वार को देखा। अब हम उन्हें पहले पहुंचने नहीं देंगे। अग्निक ने अपनी दूसरी तलवार उठा ली। तो इस बार उसने निवांश की ओर देखा। हम एक ही तरफ लड़ेंगे। निवांश ने सिर हिलाया। ठीक है। दूर महल की सबसे ऊंची मीनार पर वही रहस्यमय व्यक्ति खड़ा था। उसने नीचे देखते हुए कहा, ठीक यही चाहिए था। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उसके पीछे एक विशाल काली छाया उभर आई। अब अग्निवंश और सूर्यवंश दोनों हमारे रास्ते में हैं। उसकी आवाज ठंडी थी। अब असली युद्ध शुरू होगा।